दोस्तों नमस्कार, स्टे टूवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम साइंस एंड टेक से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हल करेंगे। इस सीरीज में आज तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सेशन से क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाता है, दूसरा क्विक रिवीजन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आपको क्या करना है, पहले प्रश्न पढ़ना है, अपना उत्तर सोचना है, फिर देखना है कि आपका सोचा हुआ उत्तर सही था कि नहीं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है? तो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम है सेमीकंडक्टर, यानी आपका विकल्प सी इसमें सही है, 1 और 4। ठीक है। इसे संबंधित दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धचालक का यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि अर्धचालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, संख्या उनकी बढ़ जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उसका प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। ठीक है। अर्धचालक की चालकता क्या होती है, जो कंडक्टर होते हैं उससे कम होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, यानी एंटी कण है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के प्रतिकण हैं। प्रतिकण का क्या स्वभाव होता है? वैसे कण जिनका द्रव्यमान तो समान होता है लेकिन उस पर चार्ज अलग होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, जबकि पॉजिट्रॉन पर चार्ज होता है धनात्मक, और दोनों का द्रव्यमान समान है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो आपने बचपन में एक ट्रिक पढ़ी होगी, ईंट पर नाचे, वो आज भी कारगर है, आप इसको याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, आप बताइए। थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। क्लियर हो गया आपको। इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि उस कण का नाम बताइए जिसमें ना ही द्रव्यमान होता है ना ही कोई चार्ज होता है। तो वह है न्यूट्रिनो। ठीक है। और इसकी खोज की थी पावली ने 1930 में। इसमें ना ही अपना कोई द्रव्यमान होता है ना ही आवेश होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूट्रोनो बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं एंटी न्यूट्रोनो। ठीक है। इनके जो चक्रण की गति होती है, दिशा होती है, वो एक दूसरे के विपरीत होती है। फोटोन क्या होता है? फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपभोग के पश्चात निकला प्लास्टिक थैलियों का कूड़ा सड़क निर्माण हेतु बिटुमिन के साथ मिलाकर अपने किस निहित गुण के कारण प्रयुक्त होता है? विकल्प ए है प्लास्टिक आसानी से जल जाता है, तो इसलिए तो प्रयुक्त नहीं होता होगा सड़क बनाने में। दूसरा, प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय है, ये तो आप जानते हैं, प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता है। प्लास्टिक गर्म करने पर कड़ा हो जाता है और ठंडा करने पर नरम हो जाता है, यह भी गलत है। प्लास्टिक गर्म करने पर नरम हो जाता है और ठंडा करने पर कड़ा हो जाता है। तो आपका विकल्प इसमें डी सही होगा। पश्चिमी युग की पिछली शताब्दी में ट्रोपोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर मान में बढ़ोतरी लगभग हुई है 5%, 10%, 25% या 50%। इसमें सही होगा सी, यानी 25% की वृद्धि हुई है कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर मान में। किस लेयर में? ट्रोपोस्फियर में। ठीक है। सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फियर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? इस तरह के प्रश्न को हल करना सबसे आसान होता है। अगर कोई आपको इस तरह की सब्जी दे रखी है, आपको देखना है कि अगर उसका शेप ऐसे होता है तो वो हमेशा जड़ होगी, और अगर शेप ऐसे दे रखा है जैसे अदरक का होता है तो वो क्या होगी? जड़ नहीं होगी, बल्कि वो तना होगी। या ऐसे है आलू जैसे, तो वो क्या होगा? तना होगा। तो पूछा गया है रूपांतरित जड़ है, आलू कैसे होता है? ऐसे होता है, तो ये क्या हो गया? आपका तना हो गया। शकरकंद कैसे होता है? ऐसे ही बढ़ता है, तो ये क्या हो गया? जड़ हो गया, यानी इसमें बी आंसर हो गया। बंडा और जिमीकंद ये सब क्या है? तने हैं। प्रकंद भी बोला जाता है तने को, तो याद रखिएगा। तो हमेशा आपको ऐसे ही ध्यान रखना, जब इस तरह से पूछा जाए कि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी जड़ है या कौन सा तना है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उसकी शेप सोच लेना है, कैसा शेप है, ऐसा शेप है या जड़ के समान उसका शेप है। अगला प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। जितने भी फलीदार पौधे हैं, जैसे सेम है, मटर है, सोयाबीन है, इनमें क्या होता है? गांठें पाई जाती हैं, और वहीं पर होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसीरम नामक सहजीवी, जो
वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित कर अमोनिया में बदलता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो समुद्री वातावरण में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं प्राथमिक उत्पादक, और ये मुख्य आहार है, मुख्य भोजन है मछलियों का। ठीक है, जहाँ पर समुद्र में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आकर मिलती है और वहाँ पर धुंध छा जाती है और वहीं पर पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा पाए जाएंगे वहीं पर मछलियाँ भी ज़्यादा पाई जाएंगी, जैसे ग्रांड और जॉर्जेज बैंड इसीलिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेमेल का चयन कीजिए। वैलियम, बारबीट्यूरेट, अफीम, कोकीन। तो इसमें बेमेल कौन है? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा वैलियम। ठीक है, जो बारबीट्यूरेट है, अफीम है और कोकीन है, ये तीनों ही क्या है? मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ हैं, जबकि वैलियम नशीला पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यानी उसके लिए अभी तक टीका नहीं बना है? तो वह बीमारी है डायबिटीज, मधुमेह, जबकि पोलियो, काली खांसी और चेचक के लिए वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, मधुमेह क्या होता है? इसमें जो आपका पेनक्रियाज है, अग्नाशय है, उसकी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन को बनाना बंद कर देती हैं, जिससे जो शर्करा है उसका उपापचय नहीं हो पाता है और पेशाब में और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इससे रोगी को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती है, जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है। रोगी को बार बार प्यास लगती है और बार बार पेशाब भी आता है। इस रोग में शक्कर और शक्कर से बनी हुई वस्तुओं को खाने से परहेज करना पड़ता है। तो आपको याद रखना है, मधुमेह इसको वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, बचाव ही इसका एक उपचार है। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं। इसका उत्तर है 780 nm द्रव्यमान के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस तरह के प्रश्न यदि आ जाएंगे तो बहुत कम ही लोग सही कर पाएंगे, तो आपको याद रखना है 780 nm से द्रव्यमान से ज़्यादा। ठीक है, मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता, तो ईस्ट होता है एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त। ठीक है, शराब उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। खैरा रोग होता है, किस कारण होता है? शरीर में जस्ते की कमी के कारण। एनीमिया किस कारण होता है? लौह की कमी के कारण। और ग्वाइटर या गल घोंगा यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। स्कर्वी होता है विटामिन या विटामिन सी की कमी के कारण। तो इस हिसाब से आपका कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प डी सही है। ठीक है, इस तरह के साइंस में जोड़ी मिलाव खूब आते हैं, इनकी खूब प्रैक्टिस कर डालिए। अगला प्रश्न है, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को नष्ट किसने किया? यूरोप और उत्तरी अमेरिका का मानना था कि जो बीफ होता है वह पूरी तरीके से सुरक्षित होता है, क्योंकि जितनी भी बोवाइन है, जो गौ वंश वाले जानवर हैं, उनमें किसी तरह की बीमारी नहीं होती है, इस कारण इनका मांस खाना ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक मैड काऊ नामक रोग पाया गया जानवरों में, और उनकी जो ये अवधारणा थी कि बीफ एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि के लिए उपयुक्त है, ये जो छवि थी ये छवि बिल्कुल टूट गई। तो आपको याद रखना है, मैड काऊ रोग के कारण। AIDS एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? यह है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, इसमें विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या अर्थवर्म। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होने वाला वर्म है अर्थवर्म, विकल्प डी सही है। अर्थवर्म का प्रयोग बहुत समय से वर्मी कल्चर या खाद बनाने के लिए किया जाता है। वैसे भी केचुए को या अर्थवर्म को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भूस्थैतिक स्थिति क्या है? पहला विकल्प है जब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, ये तो गलत है। जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्थित होता है तो क्या वह भूस्थैतिक कहलाता है। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है,
तो यह बिल्कुल सही है, इसमें विकल्प सी सही होगा। ठीक है, इसीलिए जो उपग्रह होते हैं, खासकर कम्युनिकेशन संचार उपग्रह, उन्हें भूस्थैतिक कक्षा में ही छोड़ा जाता है। ठीक है, हमेशा उनकी स्थिति पृथ्वी पर से आप देखेंगे तो वही स्थिति दिखती है, क्योंकि वह पृथ्वी की कक्षा के साथ ही चक्कर लगाते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक चलवासी कृषि का प्रकार नहीं है? झूमिंग, फैंग, मिल्पा या फजेंडा। तो फजेंडा क्या है? यह चलवासी कृषि का प्रकार नहीं है। फजेंडा तो बड़े बड़े बाग का नाम होता है। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कहवा के, सॉरी कॉफ़ी नहीं, कहवा के जो बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है फजेंडा। ठीक है, और इसीलिए ब्राज़ील को इन फजेंडा के कारण ही विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक और निर्यातक देश है। चलवासी कृषि क्या होती है कि आपने कृषि की 4-5 बार वहाँ एक ही स्थान पर कृषि की, जब वहाँ की उर्वरकता खत्म हो गई तो आपने दूसरे स्थान पर आप कृषि करने के लिए शिफ्ट हो गए। तो इसके एग्जाम्पल हैं झूमिंग, मिल्पा और फैंग। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है, यहाँ वातानुकूल अर्थात यहाँ बात कर रहे हैं एसी की। यह क्या नियंत्रित करता है? एक तो टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, दूसरा ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, आर्द्रता और तापमान दोनों को नियंत्रित करता है। और जो कूलर होता है वो क्या करता है? केवल तापमान को नियंत्रित करता है, उसके अंदर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए जब भी चिपचिपी वाली गर्मी होती है तो लोग कूलर प्रयोग करना बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें हैं, और आप जानते हैं यांत्रिक तरंगों को अपने संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए निर्वात में तो वो गति नहीं करेंगी। द्रव में गति कम होती है तुलना अगर हम करें ठोस की तुलना में। ठीक है, वायु में और कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा जहाँ पर डेंसिटी सर्वाधिक होगी वहीं पर गति ज़्यादा तेज करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, धातु में। ठीक है, ठोस में गति सर्वाधिक होती है, उससे कम होती है लिक्विड में, तरल में, द्रव में, और सबसे कम होती है वायु में, जबकि निर्वात में ध्वनि गति ही नहीं करती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है 2 मिनट का, 4 मिनट का, 8 मिनट का या 16 मिनट का। उत्तर हो जाएगा सी, 8 मिनट का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल में होता है। लेड पेंसिल, जो पेंसिल होती है उसके अंदर आपने लेड देखी होगी काली रंग की, जिससे आप लिखते हैं, वह किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है? यह कार्बन का ही एक अपरूप है, और सबसे ज़्यादा इसकी उत्पादकता कहाँ पे है भारत में? तो झारखंड में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 22 कैरेट सोने की शुद्धता है 100%, 99%, 92% या 75%। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को करने का सबसे सरल तरीका क्या है? आप देखिए 24 कैरेट जो सोना होता है उसकी शुद्धता 100% होती है, तो 1 कैरेट का कितना होगा? 100/24 कर दीजिए। यहाँ पे पूछा 22 कैरेट का, तो इसको 22 से गुणा कर लीजिए। 1 मिनट पेन ले लेते हैं, क्या हो गया, चल नहीं रहा है। ठीक है, अब सही है। तो 24 कैरेट की 100% शुद्धता होती है, फिर आप 1 का निकालेंगे तो 24 से डिवाइड कर देंगे, और 22 कैरेट का निकालने के लिए 22 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 92%। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अब इस तरीके से कितने भी कैरेट सोने की शुद्धता पूछी जाए आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। अगला प्रश्न, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो क्वथनांक बिंदु है वह क्या करेगा? बढ़ जाएगा, जबकि हिमांक बिंदु घट जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। पानी में जब साधारण नमक को मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन हिमांक बिंदु घट जाता है। सहतूत एक का फल है, ये कई बार पूछा गया है। सहतूत कैसा फल है? सोरोसिस है, साइकोनस है, समारा है या नट है? तो शहतूत है सोरोसिस। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। सहतूत क्या है? सोरोसिस है। इसी फैमिली में और भी कौन से फल आते हैं? कटहल हो गया, अनानास हो गया, और सहतूत तो आता ही है। तो ये सब किस में आते हैं, किस फैमिली में आते हैं? सोरोसिस में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपके विकल्प हैं विटामिन ए में, विटामिन B1 में, विटामिन B6 में, विटामिन B12 में।
तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, इसका रासायनिक नाम भी है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, कई बार पूछा गया है। विटामिन B12 की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन B12 न्यूक्लिक अम्लों यानी DNA और RNA के संश्लेषण में, साथ में जो रुधिर अणु हैं उनके निर्माण में जो एंजाइम भाग लेते हैं उनके ये सह एंजाइम होते हैं। ठीक है, उसकी जो प्रक्रिया है उसकी रफ्तार को, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, इसीलिए विटामिन B12 प्रमुख है। आपको याद रखना है इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। साथ में कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है और तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ा जाती है। ठीक है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वह भी सही से फंक्शन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भ्रूणी वृद्धि को मापने वाली हाल ही में विकसित तकनीक है माइक्रोवेव तकनीक, अल्ट्रासोनिक्स, अल्ट्रावायलेट किरणें या एक्स किरणें। भ्रूण किस प्रकार वृद्धि कर रहा है, इसके लिए महिलाएं, आपने अक्सर सुना होगा, अल्ट्रासाउंड कराती हैं, यानी अल्ट्रासोनिक्स इसका आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल सही है। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया, प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो यह बनाया था ब्रिटेन ने, हालांकि ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन इनमें से किस अम्ल से एकत्रित होता है या किन अम्लों से मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन क्या है, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। लगभग मानव शरीर का प्रत्येक हिस्सा 15% प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों को करता है। और आपको ये प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होगा? दूध से, अंडा से, दालों से, पनीर से और मांस, मछली इत्यादि से आपको प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, जिसको आप खा सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। अगला प्रश्न है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन A या विटामिन E? तो रतौंधी होती है विटामिन A की कमी से। विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। साथ में आपको याद रखना है विटामिन A घुलनशील है। ठीक है, वसा में घुलनशील है, तो वसा में और कौन से विटामिन घुलनशील है आपको याद रखना है, ADEK, एडिक याद कर लीजिए तो कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा विटामिन बचा, B और C बचे, ये पानी में भी, जल में भी घुलनशील हैं। क्लियर? एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण के किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती है। ठीक है, यानी कि पेड़, बड़े बड़े बागवानी फसल जो होती है उसमें बड़े बड़े मान लीजिए पौधे लगा दिए, उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह तो बचती है, वहाँ पर जो कृषि की जाती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं रिले क्रॉपिंग के नाम से। ठीक है, इसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतार के बीच में दूसरे पौधों को उगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का उत्पादन किया जा सके और सही से स्थान का प्रयोग भी हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है धान की फसल में, बरसीम की फसल में। बरसीम, इसको गाय भैंस के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है गेहूं की फसल में या मूंगफली की फसल में। तो जिप्सम की मात्रा उस फसल के लिए चाहिए जो जिसकी आवश्यकता है क्षारीय मिट्टी। तो गेहूं की फसल को चाहिए होती है क्षारीय मिट्टी और गेहूं की फसल को ही चाहिए होती है जिप्सम की अधिक मात्रा। क्लियर हो गया? जबकि आप जानते हैं चाय के उत्पादन के लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती है? अम्लीय मिट्टी, जो असम वगैरह में पाई जाती है, इसीलिए असम सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में चाय का। जेट इंजन तथा एक रॉकेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु आसपास की हवा प्रयुक्त करता है, इसीलिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा है, एक रॉकेट गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है। बताइए इसमें क्या सही होगा? इसमें केवल ए सही है। एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु आसपास की हवा प्रयुक्त करता है, इसीलिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन पाई ही नहीं जाती है। दूसरा जो आपका दिया है वो क्यों गलत है? एक रॉकेट गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है, तो गैस के रूप में नहीं ले जाता है बल्कि द्रव रूप में ले जाता है, लिक्विड फॉर्म में लेके जाता है। ठीक है तो ये बात सही, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म दे रखा है वो गलत है। ठीक है, तो आपका इसमें ये सही हो गया, विकल्प ए सही है। निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होती है या किससे ज़्यादा गंभीर तरीके से आप जल सकते हैं?
उबले हुए पानी से, भाप से, गर्म हवा से या सूर्य की किरणों से। तो भाप से आप ज़्यादा गंभीर तरीके से जल सकते हैं क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा उबले हुए पानी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि को प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। तो ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। यदि परावर्तित करेगी तो जो म्यूजिक निकाला जा रहा है म्यूजिक कंसर्ट में वो आप कैसे सुन पाएंगे। तो क्या होता है, आपने देखा होगा उसकी दीवारों पर कुशन्स लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि ध्वनि का अवशोषण कर लिया जाए। हैवी वाटर न्यूक्लियर विज्ञान में अधिक सम्मिश्रित हवा होती है। हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। अधिक घुले हुए खनिज और लवण होते हैं। जैविक अशुद्धियां होती हैं। तो हैवी वाटर अर्थात D2O, यानी कि पानी का क्या होता है, H2 होता है, तो हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम लगा दिया जाता है और वो हो जाता है हैवी वाटर। तो आपका B सही हो गया। यह क्या करता है, जो भी आपकी न्यूक्लियर साइंस है उसमें इसका प्रयोग होता है मंदक के रूप में। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसे वह युक्ति कौन सी है? डायनमो, जनरेटर, इंडक्शन कॉइल, प्रेरण कुंडली या मोटर। तो मोटर है वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा लेती है और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। उत्तर हो गया आपका D। डायनमो क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह फिनोमिनन किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। डॉपलर प्रभाव क्या बताता है कि जो ध्वनि श्रोता और स्रोत के बीच जब सापेक्ष गति होती है तो जो ध्वनि की आवृत्ति है वो गति के सापेक्ष बदलती रहती है और इसी प्रभाव को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। तो स्टेशन से दूर जाती है नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की जो आवाज़ है वो वास्तविक तीव्रता से आपको अलग सुनाई देती है, उसकी अपेक्षा भिन्न सुनाई देती है और यही प्रभाव कहलाता है डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? ठीक है, आपके विकल्प है 165 फीट, 165 मीटर, 16.5 फीट या 16.5 मीटर। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो स्पष्ट रूप से आप प्रतिध्वनि सुन पाओ इसके लिए जो परावर्तित करने वाली सतह है और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए 16.5 मीटर की। ठीक है, जो परावर्तित ध्वनि आती है उसी प्रतिध्वनि को हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। तो इको सुनने के लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए 16.5 मीटर की। सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। वह तत्व किसका बना हुआ होता है? तो वह तत्व बना हुआ होता है जस्ते का। ठीक है, जिंक का प्रयोग करता है वह बर्तनों को चमकाने के लिए। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, इन्हीं दोनों प्रदूषण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है क्लोरीन, कार्बन, सोडियम या फ्लोरीन। उत्तर होगा D, फ्लोरीन। टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें फ्लोरीन होता है। निम्न में कौन सा RDX का दूसरा नाम है? तो RDX का दूसरा नाम है साइक्लोनाइट। ठीक है, USA में से साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में RDX को हेक्सोजोन के नाम से जाना जाता है और इसे T4 के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी प्रचलित है। तो आपको RDX के कौन कौन से नाम याद रखने हैं? साइक्लोनाइट, T4 और हेक्सोजोन। ठीक है, RDX का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। ठीक है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है उसे अवशोषण निम्न माध्यम से करते हैं: भ्रूणी जोन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घकरण जोन से या जड़ों के बालों से। उसे करते हैं अवशोषित
भ्रूणी जोन से। ठीक है, आप जानते हैं जड़ गुरुत्वाकर्षण के साथ जमीन के अंदर बढ़ती जाती हैं और फिर जमीन के अंदर से पौधे के लिए आवश्यक जल खनिज उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरित गैस नहीं है? देखिए, मुख्यतः 6 प्रकार की हरित गैस होती हैं, उनके नाम आप याद रख लीजिए तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर मीथेन और HFCs। इस तरह की कुल 6 गैसें हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस नहीं होगी? सल्फर डाइऑक्साइड हरित गैस नहीं है, तो आपका बी सही हो गया इसमें। अगला प्रश्न है, वह गैस जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो वह गैस प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन, तभी वनस्पति घी जो बनता है उसे कहा जाता है हाइड्रोजनीकृत घी। ठीक है, और वह क्या होता है, उसमें हाइड्रोजनीकरण की क्रिया की जाती है वनस्पति तेल में और वह प्रयुक्त बन जाता है वनस्पति घी। वनस्पति घी जो ज़्यादा चर्चित रूप में जिसको डालडा नाम से जानते हैं, हालांकि एक ब्रांड थी, लेकिन इसको वनस्पति घी तो कम ही बोलते हैं, डालडा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो ये है आज का सेशन। अगला सेशन नेक्स्ट डे आएगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, साथ में अपने मित्र सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।